हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल का आज हम केस नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल के हम 4 केस कंप्लीट कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 5। तो सबसे पहले देखते हैं कि केस 5 है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो केस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्यू के ऊपर। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसको हम क्यू कहते हैं। और क्यू के ऊपर ही हमारा केस डिपेंड करता है। जैसे जैसे क्यू वेरी कर रहा है वैसे वैसे केस भी हमारा वेरी कर रहा है। इससे पहले हम 4 केस कंप्लीट कर चुके हैं, 4 केस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में क्यू के प्लेस पर, फर्स्ट केस में क्यू के प्लेस पर जरा ध्यान देंगे, फर्स्ट केस में क्यू के प्लेस पर e की पावर ax था, है ना। और इस केस में हम क्या करते थे, d को रिप्लेस कर देते थे a से। उसके बाद हमने सेकंड केस पढ़ा जहां पर q के प्लेस पर या तो साइन ax हो सकता है या cos ax हो सकता है। उसके बाद हमने केस थर्ड पढ़ा जहां पर q के प्लेस पर x की पावर n यानी कि एक पॉलिनोमियल थी। और उसके बाद हमने केस 4 पढ़ा, केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या था, देखिए केस फोर्थ में था हमारा e की पावर ax इंटू वी। और यहां पर v क्या है, कोई भी एक x का फंक्शन है। तो ये 4 केस हम कंप्लीट कर चुके। और इन चारों में भी आपने देखा ये जो स्टार्टिंग के 3 केस हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ वाला केस है, मतलब इंपॉर्टेंट तो फोर्थ भी है, लेकिन जो फोर्थ वाला केस है, फोर्थ वाला केस भी कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर थर्ड में या फिर सेकंड में। यानी कि ये वाला केस भी इन्हीं दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। आज हम पढ़ेंगे केस 5। और केस 5 में क्यू के प्लेस पर x की पावर n cos ax हो सकता है या फिर x की पावर n sin ax भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से क्यू, देखिए क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का केस स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहां पर q जो है वो x की पावर n cos ax और x की पावर n sin ax होगा। तो यहां पर अब जरा ध्यान दें, हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/fd इंटू क्यू। क्यू के प्लेस पर अगर cos है तो cos वाली टर्म आ जाएगी, साइन है तो साइन वाली टर्म आ जाएगी। यानी कि यहां पर ये हमारा फॉर्मूला हो गया पीआई का, पीआई को कैलकुलेट करने का। ठीक है ना। चलिए, ये कॉस के फॉर्म में और ये साइन की फॉर्म में, तो दोनों फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूले हैं, साइन भी और कॉस की फॉर्म में भी। अब आगे समझते हैं कि कैसे इस केस को सॉल्व, इस केस के जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब जरा ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। देखिए फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान दीजिए। फॉर्मूला हमारे पास होता है e की पावर आई ax। आई मतलब ये आयोटा है, ध्यान रखना, आयोटा जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √-1। ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोटा क्या होता है, √-1 होता है। तो यहां पर आई मतलब आयोटा है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मूला ध्यान दीजिए, e की पावर आई ax, इसका फॉर्मूला होता है cos ax प्लस आई sin ax। ठीक है, cos ax प्लस आई sin ax, ये हमारा यहां पर फॉर्मूला होता है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरा इसको ध्यान देंगे। ये हमारा जो है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस पर्टिकुलर केस के जो क्वेश्चंस होंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, e की पावर आई ax cos ax प्लस आई sin ax। अब इसमें जरा ध्यान देना, देखो जैसा कि आप जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसमें एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है। अगर आप इसमें देखें तो जो cos ax है ये रियल पार्ट है इसका, और sin ax क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब यहां पर ध्यान देंगे, देखिए
जो cos ax क्या है, रियल पार्ट, तो मैं यहां पर लिखूंगा, चलिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए cos ax, अगर मैं cos ax की बात करूं, cos ax क्या है, cos ax रियल पार्ट, rp मतलब रियल पार्ट ऑफ e की पावर i ax। इस पे जरा ध्यान देंगे, cos ax क्या है, रियल पार्ट है, किसका, e की पावर i ax का रियल पार्ट है cos ax। ऐसे ही सिमिलरली आप जरा यहां पर ध्यान दें, सिमिलरली यहां पर अगर मैं बात करूं sin ax की, sin ax क्या है, इसी का इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि sin ax इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, देखिए इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट में लिखेंगे i इंटू पी, क्योंकि हमें ये बहुत बार लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i ax, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट है। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, तो ये हमारा हो गया रियल पार्ट और ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब करेंगे क्या, अब जरा ध्यान देना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, कॉस के केस में ये फॉर्मूला, साइन के केस में आप क्या करेंगे, यहां पर cos ax के प्लेस पर ये लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ e की पावर i ax, और sin ax के प्लेस पर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ i की पावर e ax। और यहां पर ध्यान रखेंगे, भूल नहीं जाना है कि यहां पर जो r है, r डॉट p जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट, ठीक है ना, और i और जो p मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, समझ गए होंगे सब लोग कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप ये लिखेंगे, फिर cos ax के प्लेस पर ये लिखेंगे, cos ax के प्लेस पर क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ e की पावर ax, और sin ax के प्लेस पे क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i ax। और इसको लिखने के बाद क्या करना है ये अब मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहां तक इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आगे कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, एक साइड में कॉस का, एक साइड में साइन का। ये लीजिए, अब जरा ध्यान देंगे, देखिए हमारा ये फॉर्मूला है पी आई इक्वल टू 1/FD, पी आई इज इक्वल टू 1/FD x की पावर n cos ax, यही हमारा फॉर्मूला था, x की पावर n cos ax। साथ ही साथ मैं इधर भी लिख लेता हूं, इधर हमारे पास क्या है, साइन है, तो 1/FD पी आई इज इक्वल टू 1/FD x की पावर n साइन ax। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन के अंदर करना है, तो जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे इतना लिख दिया हमने दोनों साइड। अब हम क्या करेंगे, cos ax को और sin ax को यहां से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे जरा ध्यान देना, पी आई इक्वल टू 1/FD x की पावर n, और cos ax की जगह क्या लिखना था, cos ax की जगह लिखना था रियल पार्ट ऑफ e की पावर i ax। तो यहां पर मैं लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ e की पावर i ax, ये हमारा होगा। ऐसे हम राइट हैंड साइड चलते हैं, और यहां पर पी आई इज इक्वल टू 1/FD x की पावर n, और sin ax की जगह आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i ax। तो ये हमें करना है, इसको हटा देना यहां से, साइन को भी और कॉस को भी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए जरा, अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ, इसको बाहर कर देंगे, है ना भाई, जो हमने लिख रखा है e की पावर ax का जो रियल पार्ट होगा वही पूरे का भी रियल पार्ट होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो रियल पार्ट ऑफ लिखा हमने बाहर, और यहां पर बचा क्या हमारे पास, 1/FD इंटू एक्स की पावर n, 1/FD इंटू एक्स की पावर n, और
ई की पावर आई ए एक्स, ये मेरे पास बच गया। इधर देखो पी आई इज इक्वल टू वन इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट को बाहर कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/fd x की पावर n e की पावर i a x। जरा यहां पर ध्यान दे, मैंने कुछ किया नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट को जो लिखा हुआ था बाहर लिख दिया, क्योंकि e की पावर i a x का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वही इस पूरे का भी इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, देखो ये जो केस फिफ्थ था हमारा, ये केस फिफ्थ कन्वर्ट हो गया केस 4 में। देखो x की पावर n e की पावर i a x आ गया। देखो केस 4 क्या था, केस 4 था हमारा e की पावर a x इंटू v, और v क्या था, कोई भी एक x का फंक्शन था, है ना, सॉरी हाँ चलिए, e की पावर a x इंटू v, v क्या था, कोई x का फंक्शन था। देखो x का फंक्शन तो x की पावर n आ गया हमारे पास। तो यहां पर ये केस हमारा कन्वर्ट हो गया फोर्थ केस में। किसमें कन्वर्ट हो गया, फोर्थ केस में कन्वर्ट हो गया। इधर भी देखो, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है हमारा फोर्थ केस। कौन सा केस है, फोर्थ केस है हमारे पास। और ये भी क्या है, ये भी हमारे पास फोर्थ केस है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि फिफ्थ केस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फोर्थ केस। तो फिफ्थ केस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फोर्थ केस में। और फोर्थ केस आपको सॉल्व करना आता है, फोर्थ केस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, अब इस फोर्थ केस को भी कन्वर्ट करेंगे पहले थर्ड केस में, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो फोर्थ केस है वो या तो थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर थर्ड में कन्वर्ट होगा। अब जरा ध्यान देना कैसे, देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स को बाहर निकाल दो, ई की पावर आई ए एक्स आ गया बाहर। अब जरा अंदर ध्यान देना क्या बचेगा। आप जानते हैं कि जब e की पावर आई एक्स को 1/fd के लेफ्ट में लेके जाते हैं, ऑपरेटर के लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं, 1/fd को हटा दे, d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से, और यहां पर a की जगह i a लिखा है, तो यहां पर लिखेंगे d प्लस आई ए। और बचा क्या है यहां पर, x की पावर n। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज द थर्ड केस। ये क्या है, ये थर्ड केस है, क्योंकि e की पावर आई ए एक्स बाहर आ चुका है, और ये हमारा थर्ड केस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, थर्ड केस में। इधर देखिए पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/fd, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर ax आई एक्स को बाहर करो पहले, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई ए एक्स, इसको मैंने कर दिया बाहर। तो क्या बचा हमारे पास, 1/fd प्लस आई ए इंटू एक्स की पावर n। तो आप देख सकते हैं अब ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया थर्ड केस में। किस में कन्वर्ट हो गया, थर्ड केस में। यानी कि यहां पर हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया था फोर्थ केस में, यहां पर कन्वर्ट हुआ फोर्थ केस में, यहां पर कन्वर्ट हुआ फोर्थ केस में, उसके बाद यहां कन्वर्ट हो गया थर्ड केस में। किसमें कन्वर्ट हो गया, थर्ड केस में। अब हमें इसके बाद थर्ड केस अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड केस में क्या करते थे, देखो यहां पर अब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम के 4 अलग अलग फॉर्मूले लिखवाए थे, उन्हीं फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला इसके बाद लग जाएगा और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यानी कि जो केस नंबर 5 है, केस नंबर 5 में हम फॉर्मूले का यूज करके, कौन से फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, केस 5 को पहले कन्वर्ट करेंगे केस 4 में, और फिर केस 4 को कन्वर्ट कर देंगे केस 3 में, और उसके बाद केस 3 को कर देंगे सॉल्व। अब ये जो सब मैंने आपको बताया, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया सॉल्व, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और आप केस को देखिए, पहचानिए, यहां पर x की पावर n cos ax, बिल्कुल इसी केस का क्वेश्चन है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो देखो सेम वही है, यहां पर n के प्लेस पे कितना है, 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो यहां पर cos ax होना चाहिए था, a नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर यहां पर 2x होता तो a की वैल्यू 2 हो जाती, 3x होता तो a की वैल्यू 3 हो जाती। दूसरा, यहां पर x की पावर n होना चाहिए, लेकिन पावर में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब n की वैल्यू 1 है।
चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है ना, लेकिन वो मेथड मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि उसके लिए हमें एक सेपरेट केस और पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के मैं आपको 6 केस करा रहा हूं, है ना। एक केस और बन सकता है, मतलब टोटल 7 केस हो सकते हैं, लेकिन वो केस मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो केस सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होता, कई क्वेश्चन में जाके वो केस फेल हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए उस केस के जितने भी क्वेश्चन है इसी केस से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उस केस को मैं आपको नहीं करा रहा हूं। हालांकि उस केस का एक बेनिफिट भी है कि उस केस से कुछ क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू 6 केस। ठीक है, अगर आप लोगों को वो केस आप करना चाहते हैं, है ना, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं उस केस को आपको करा दूंगा। ठीक है, अलग सेपरेट आपको उसको करा दूंगा, मैं रेगुलर उसको नहीं करा रहा हूं। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए d² प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू x cos x। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो आपको CF भी निकालना पड़ेगा, PI भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जनरल, वो CF प्लस PI का सम होता है। तो यहां पर CF और PI दोनों निकालने पड़ेंगे। तो CF निकालने के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है y के कोफिशिएंट को 0 पुट करके। तो चलिए y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर देते हैं, d² प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए क्या होता है, कुछ बुक्स में d की जगह पर m लिखा रहता है, कुछ बुक में d की जगह पर d ही रहता है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं m का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं d की फॉर्म में ही क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए इसके फैक्टर करेंगे, इसके क्या करेंगे, फैक्टर। क्या फैक्टर होंगे इसके, जरा ध्यान दीजिए। इसके फैक्टर अगर आप करेंगे तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। देखो d² a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कि इसके फैक्टर हो गए d प्लस 1 और d प्लस 1। तो यहां से मुझे d की दो वैल्यू मिली, -1 और -1, है ना। इसको हम कहते हैं m1 और इसको हम कहते हैं m2। तो यहां पर मेरे पास CF कितना आ जाएगा? देखिए CF हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो रियल एंड इक्वल है, और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए CF कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2x और e की पावर में mx, दोनों सेम ही है m1 m2। तो e की पावर में mx, m कितना है -1, तो यानी कि आ जाएगा e की पावर -x। तो ये हमारा आ गया CF, यानी कि क्वेश्चन का लेफ्ट पार्ट तो हमारा CF तो हमारा आ गया। अब आगे समझे, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका PI। चलिए PI को देखते हैं जरा एक बार। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जरा ध्यान से देखिए PI को, क्या होगा 1/FD। FD कितना है यहां पर, 1/d² प्लस 2d प्लस 1 x cos x, ये हमारे पास है। अब इसको आगे देखिए बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, अब जरा ध्यान दें क्या करेंगे, है ना। तो देखो यहां पर क्या करना है, आपको cos x को रिप्लेस कर देना है। cos x को किससे रिप्लेस करेंगे, cos x को किससे रिप्लेस करेंगे, तो अब जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए cos x को रिप्लेस करेंगे रियल पार्ट ऑफ e की पावर i ax, लेकिन जरा ध्यान देना वहां पर cos x है, यहां पर cos ax है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर मैं यहां से a की जगह 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, यहां भी a की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, रियल पार्ट ऑफ e की पावर i x। इसका मतलब मुझे cos x की जगह क्या पुट करना होगा, रियल पार्ट ऑफ e की पावर i x मुझे पुट करना होगा। तो चलिए मैं इसको पुट कर देता हूं, और अब ध्यान से देखें आगे। हाँ, तो हम यहां पर लिखेंगे PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² प्लस 2d प्लस 1, और यहां पर हमारा आ जाएगा x, और इसके प्लेस पे आएगा रियल पार्ट ऑफ e की पावर i x। अब एक चीज और ध्यान दें, अगर यहां cos की जगह साइन होता, अगर यहां पर cos की जगह साइन होता, देखिए एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिया है, उसमें क्या है, यहां पर cos के प्लेस पर साइन है, cos के प्लेस पर साइन है। लेफ्ट साइड सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, बात समझ में आ रही है।
तो कॉस के प्लेस पर साइन है, अगर यहां पर साइन होता तो ये होता इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स। ध्यान रखना डीपीपी का पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ को पहले लिख दीजिए, तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। देखिए क्वेश्चन की लेंथ जरूर बड़ी होगी, लेकिन इस मेथड के क्वेश्चन है आसान, थोड़े सी लेंथी है, लेकिन स्टेप फिक्स है, आपको करना क्या है। चलिए सॉरी ये पहले लिखना था मुझे, तो रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और यहां पर x और यहां पर e की पावर आई एक्स, ये मेरे पास आ गया। अब इसको ध्यान से देखें तो केस फोर्थ हो गया। अब इस केस फोर्थ को कन्वर्ट करते हैं केस 3 में, केस 4 को कन्वर्ट करेंगे केस 3 में, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स को बाहर निकाल दीजिए, e की पावर आई एक्स जो है इसके लेफ्ट में आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा जरा ध्यान देना, 1 अपॉन, अब देखो आपने क्योंकि e की पावर आई एक्स को आप इधर लेके आए हैं, तो जब e की पावर आई एक्स को आप लेफ्ट में लाते हैं तो आप क्या करते हैं, अब जरा ध्यान देना, e की पावर ax को जब आप लेफ्ट में लेके जाते हैं तो आप d की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, आप d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से, और यहां ध्यान रखना a कितना है, i है, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, i, तो आप d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस i से, ठीक है ना, प्लस 2d प्लस i और प्लस 1 और यहां पर क्या बचा, x। अब आप ध्यान से देख सकते हैं ये केस थर्ड का क्वेश्चन हो गया, केस थर्ड का क्वेश्चन हो गया। अब हमें केस थर्ड अप्लाई करना है, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद केस थर्ड को अप्लाई करेंगे। चलिए, तो पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स 1 अपॉन, देखिए नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2di है ना, तो ये d स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2di प्लस यहां पर देखें जरा 2d प्लस 2d 2 इंटू डी प्लस 2i और प्लस 1 एंड x, ये हमारा बचेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देते हैं। देखो ये आई स्क्वायर की जगह -1 रख सकते हैं, आई स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें, पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स और ब्रैकेट में हमारे पास है 1 अपॉन डी स्क्वायर -1, डी स्क्वायर -1 कैसा है समझ में आ रहा है सबको, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 2di। अब इसमें देखो 2di और प्लस 2d है, इसमें से मैं 2d कॉमन ले लेता हूं तो i प्लस 1 बचेगा, तो 2d को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा i प्लस या 1 प्लस i या i प्लस 1, एक ही बात है। और क्या था, इसमें से 2d कॉमन आ गया, i प्लस 1 बच गया, है ना। अब 2i प्लस 1, 2i प्लस 1 और ये x, ठीक है। अब इसके आगे देखें नेक्स्ट स्टेप, पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स 1 अपॉन, देखो ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, और यहां मेरे पास बचा डी स्क्वायर प्लस 2d i प्लस 1, i मतलब यहां पर आयोटा है, ध्यान रखना, आयोटा प्लस 1, चलिए, और प्लस में 2 आयोटा और x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करें, अब केस थर्ड में हम क्या करते थे, केस थर्ड में हम जो आपके पास ये नीचे fd लिखा है इसको 1 प्लस 5d की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, यानी कि हम इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम क्या करें, लगा सकें। बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगती है भाई, या तो आपके पास 1 प्लस डी होना चाहिए पावर -1, या 1 माइनस डी की पावर -1 होनी चाहिए,
या 1 प्लस डी की होल पावर -2 या 1 माइनस डी की होल पावर -2, इन चारों में से कोई एक फॉर्म बननी चाहिए। यहां पर डी मतलब यहां डी नहीं होगा, डी का कोई फंक्शन होगा। क्या होगा? डी का फंक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है? ये हमें करना है। तो चलिए इन चारों में से कोई एक फॉर्म हम बना लेते हैं। ध्यान से देखो जरा कैसे बनेगी। नाउ पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स 1 अपॉन, अब इसको जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे हम। इसमें से एक काम करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? ये डी स्क्वायर है, 2 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है, इसकी 0 डिग्री है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म 2i है, 2i को कॉमन ले लो। तो यही तो करते थे, लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करते थे? कॉमन लेते थे। तो 2i को मैंने ले लिया कॉमन। इसको कॉमन लेने के बाद देखो अंदर क्या बचेगा। 2i को कॉमन लिया है तो यहां 1 आ जाएगा, तो 1 को सबसे पहले लिख दो, 1 प्लस। अब जरा ध्यान से देखना, ये डी स्क्वायर था, तो डी स्क्वायर के अपॉन में कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर के अपॉन में आएगा 2i। 2i क्यों आया 2i? क्योंकि यहां पर 2i नहीं था। जब आप कॉमन लेते हैं तो जहां पर जो टर्म नहीं होती उससे डिवाइड कर देते हैं। प्लस 2d i प्लस 1 अपॉन 2i, ये मैंने यहां पर लिख दिया। बोले यहां तक सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका नीचे देखिए बन गया आपका 1 प्लस, ये 1 प्लस एफ डी है, ये पूरा डी का फंक्शन है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स 1 अपॉन 2i। इसको मैं एक काम करता हूं, 2i को बाहर लिख देते हैं, 2i। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2i प्लस 2, यहां 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहां कितना बचेगा? डी आई प्लस 1 अपॉन आई, है ना। और ये हमारा जो है ये डी का फंक्शन है पूरा का पूरा, और ये ऊपर चला गया इसलिए इसकी पावर हो गई -1। देखिए इस पार्ट को मैं नीचे से ऊपर उठा के ले गया तो इसकी पावर क्या आ गई? -1 आ गई है। अब यहां पर अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अब जरा ध्यान देंगे, पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन 2i। अब यहां पर देखो बाइनोमियल थ्योरम का मैं अप्लाई कर रहा हूं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? ध्यान दे जरा, 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। और 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4, ये फॉर्मूला होता है। और डैश डैश है, इनफाइनाइट तक जाता है। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, एक चीज हमने यहां पर छोड़ दी है, x। क्या नहीं लिखा? x। यहां पर तो है, यहां पर है x आएगा और यहां पर भी x आएगा। चलिए अब जरा ध्यान देना, तो इसमें मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए 1 माइनस, ये पूरा x का काम कर रहा है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो है x की जगह पर रखा हुआ है। तो x, ये हमारा x है, तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2i प्लस डी आई प्लस 1 अपॉन आई, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स। उसके बाद आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर में, लेकिन आगे की टर्म्स मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि इसका पूरे का होल स्क्वायर आएगा, और जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो डी की पावर 4 आ जाएगा। जब ओपन करेंगे यहां पर स्क्वायर आएगा और 2ab में क्यूब आएगा, और बाहर क्या लिखा हुआ है? बाहर लिखा हुआ है x। तो मुझे एक बात बताइए, बाहर x लिखा है, ठीक है ना, और यहां पर इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां डी स्क्वायर की टर्म भी है तो डी स्क्वायर का मतलब है x का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो टर्म क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इसलिए इससे आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आगे वाली सभी टर्म से आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आप केवल वहीं तक लिखें जहां तक आपको जरूरत है। तो हमें यहीं तक जरूरत है, इसलिए मैं इसको यहीं तक लिख रहा हूं, है ना। आगे आप चाहें तो एक बार डैश 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 करके लिख दें इस तरह से, और आगे ना लिखें, क्योंकि आगे से कोई फायदा नहीं। आप लिखते रहिए, 0 ही आएगा आगे की वैल्यू। और इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, इस वाली टर्म से आपको 0 आंसर मिलेगा, केवल इससे आपको आंसर मिलेगा। चलिए इसको आगे मैं अब सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखें जरा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस केवल थोड़ा सा समझाने में समय लग रहा है। एक बार समझ जाएंगे
कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, स्टेप को समझ जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए, तो यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन 2i। अब देखो क्या करना है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो x का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना मिलेगा, x मिलेगा। फिर इस x का मल्टीप्लाई, अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले एक स्टेप और, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। चलिए 1 माइनस, देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी स्क्वायर अपॉन 2i माइनस डी 1 प्लस आई या i प्लस 1 एक ही बात है, अपॉन में i। ठीक, आगे की कोई टर्म हमारे पास है नहीं, और इंटू एक्स। अब यहां पर x को अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखिए तो पी आई इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन 2i। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो x माइनस, अब देखो डी स्क्वायर मतलब x का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि d की पावर अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो सबके आंसर 0 आएंगे, इसीलिए मैंने इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया। अच्छा, अब इसका x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि x का डिफरेंशिएशन होगा एक बार, तो d का x का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, माइनस में 1 प्लस आई अपॉन में i, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन 2i, और अंदर आपके पास बच रहा है x माइनस 1 प्लस आई अपॉन में i मतलब आयोटा, ध्यान रखना। चलिए अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं अंदर, देखिए रियल पार्ट आप लास्ट तक लिखते जाएंगे, कहां तक लिखना है मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ये सब लिखते जाएंगे रियल पार्ट। ऐसा हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर आएगा उस आंसर में से हमारा आंसर केवल रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट को हम छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही। और इसी क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बताया, अगर कॉस की जगह साइन होता तो सब कुछ ऐसा ही चलता, बस सब जगह आईपी आईपी होता चला जाता, आईपी आईपी, और कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहां पर आईपी आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर हो गया रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन 2i, और यहां से ले लेंगे एलसीएम i, एलसीएम कितना आ गया i, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स आई मतलब एक्स आयोटा माइनस 1 माइनस आई, ये आ जाएगा आपके पास। और इसको सिंप्लीफाई करें अगले स्टेप में, तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन 2i। अच्छा, इस 2i को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2i को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर बचेगा x प्लस एक्स आई माइनस 1 माइनस आई, ये बच जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो नीचे बचेगा -2। अब देखिए आगे क्या करना है, अब जरा आगे ध्यान से समझेंगे। देखिए अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू पी आई इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान दीजिए, पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन -2। -2 क्यों आया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 इंटू 2 -2, एक्स आई -1 माइनस आई, ये हमारे पास आ गया। अब इसके आगे देखिए जरा क्या करेंगे, देखो अब आप वापस क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई की पावर आई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले से स्टार्टिंग वाले, तो पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, यहां पर मैं -1/2 को बाहर लिखता हूं, 1 अपॉन -2 को बाहर लिखता हूं, और जरा ध्यान देना यहां पर इसकी जगह लिखेंगे cos x प्लस आई साइन एक्स, ये ई की पावर आई एक्स का फॉर्मूला आ गया, cos x प्लस आई साइन एक्स, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई -1 माइनस आई में,
बस अब हमारा आंसर आने ही वाला, इसको बस मल्टीप्लाई कर दें और यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1/-2। अब देखिए जरा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x का मल्टीप्लाई cos x में, तो x cos x और i है ना, फिर cos x का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस cos x, फिर cos x का मल्टीप्लाई i में तो i cos x, i cos x। उसके बाद इसका देखो i sin x का मल्टीप्लाई x i में तो i इंटू आई आई स्क्वायर बन जाएगा जो कि -1 होगा, तो ये हो गया माइनस x sin x। समझ में आया क्यों हुआ माइनस? क्योंकि i से i का मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर होता है -1 तो माइनस आ जाएगा, और x sin x, फिर i का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस i sin x, फिर इसका मल्टीप्लाई i में करेंगे तो i इंटू आई आई स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा, और एक माइनस पहले से ही है तो प्लस sin x आ जाएगा। चलिए अब इसको एक काम करते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं और रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, अब एक काम और कर रहा हूं मैं यहां पर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बाहर केवल 1/2 बचेगा। देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा माइनस x cos x i प्लस cos x प्लस i cos x, ये प्लस x sin x आ जाएगा, और यहां से प्लस i sin x आ जाएगा, और माइनस में sin x आ जाएगा। हमें कौन सा पार्ट लेना है? इसका रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट लेना है केवल। तो चलिए इसका रियल पार्ट देखिए क्या होगा। तो अब मैं यहां से ये हटा दूंगा, अब हम ये नहीं लिखेंगे, इसका रियल पार्ट ले लीजिए। तो रियल पार्ट क्या होगा? 1/2 तो बाहर आ गया। अब इसमें से देखो रियल पार्ट, ये वाला तो इमेजिनरी पार्ट है, ये नहीं लेंगे। देखिए ध्यान देना, कौन सा पार्ट नहीं लेना? इमेजिनरी पार्ट नहीं लेना। ये रियल पार्ट है cos x, प्लस आगे देखो इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इमेजिनरी है। अगेन ये रियल पार्ट है तो x sin x। उसके बाद हाँ, हमारे पास ये भी रियल पार्ट है sin x, तो माइनस का sin x। तो हमने केवल रियल पार्ट को लिया है, इमेजिनरी पार्ट को हमने नहीं लिया है। ठीक है, इसको और ठीक से लिख देते हैं तो देखो कितना आ जाएगा। तो पी आई इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस, देखो इसमें से sin x को चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/2 x sin x माइनस 1/2 sin x, इन दोनों में से sin x कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास देखो पी आई की वैल्यू कितनी आएगी, जरा ध्यान देना। पी आई, तो पी आई मुझे यहां से मिल जाएगा, देखिए पी आई कितना मिलेगा? पी आई इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस 1/2 और इसमें से sin x भी कॉमन आ रहा है तो 1/2 x माइनस 1 sin x, ये हमारा आ जाएगा यहां से पी आई। क्या आएगा? पी आई। दिस इज द पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे हमारा पी आई आ रहा है और कैसे हमारा सी एफ आ रहा है ना। जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? सी एफ प्लस पी आई। तो अब देखिए मैं यहां पर जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन, ध्यान देंगे जनरल सॉल्यूशन कितना होगा ना, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हम सी एफ और पी आई दोनों निकाल चुके हैं, तो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x और e की पावर माइनस x, ये सी एफ आया था, प्लस पी आई 1/2 cos x प्लस 1/2 cos x प्लस 1/2 x माइनस 1 sin x। और ये क्या हो गया हमारा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया जरूर, लेकिन कुछ भी ना, तो इसमें कैलकुलेशन टफ है ना, कैलकुलेशन भी इजी है, स्टेप बस ज्यादा है।
और एक ही जैसे स्टेप है, लिखते चले जाइए आप, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई बहुत ज्यादा वर्क आपको नहीं करना। क्वेश्चन की लेंथ जरूर ज्यादा हो गई है ना। हालांकि जो मैं आपको बोल रहा था कि एक केस और भी बन सकता है, अगर मैं इसको उस केस से करता तो इस क्वेश्चन की लेंथ कम हो जाती है ना, लेकिन फिर भी मैं वो केस आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि बिना मतलब के एक केस बढ़ जाएगा और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन में जाके वो केस फेल हो जाता है ना, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहेंगे तो मैं उसको करा दूंगा। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल टू एक्स ई की पावर साइन है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन हमें दिया है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। अच्छा एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, यहां पर अगर जैसा मैं आपको बोल रहा था, अगर इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कॉस की जगह साइन होता तो आंसर क्या आता। देखो अगर कॉस की जगह साइन होता तो यहां सब जगह इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट चल रहा होता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज आता। ये क्या आता, एज इट इज आता है ना। देखो इसमें ये पार्ट नहीं आया, ये आया, तो क्या होता, इसमें से जो मैंने क्रॉस कर रखे हैं ये क्रॉस वाला आंसर में आता और जो टिक कर रखे वो आंसर में नहीं आता। यानी कि आंसर क्या हो जाता, यहां पर होता माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और यहां से प्लस साइन एक्स है ना, फिर -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते, पीआई आ जाता और इस पीआई में सीएफ को ऐड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। कहने का मतलब ये है एक्स कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। हाँ लेकिन थोड़ा सा बदलेगा कब, जब इसकी लेफ्ट साइड बदलेगी। अगर लेफ्ट साइड बदलेगी तो थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन राइट साइड वैसे ही चलेगी। मैंने डीपीपी में एक्स साइन एक्स वाला क्वेश्चन दिया है, उसको आप करेंगे एज इट इज इसी की तरह से होगा जैसे हमने ये किया। अब इसको समझे जरा, ये क्वेश्चन भी एज इट इज ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम इसका एक काम करते हैं, सीएफ निकाल लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है इसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाई के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई। अब देखो क्या करेंगे, ये अगर आप ध्यान से देखें सीधे सीधे फार्मूला लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहां से d माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास है और d माइनस 1 और d माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से मुझे d की वैल्यू 1,1 मिल गई। बाकी आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से इसके रूट निकालिए, 1 आएगा 1,1, तो 1,1 आया तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, d माइनस 1 और d माइनस 1 ही होंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए CF कितना आ जाएगा, तो रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए CF क्या होता है, C1 प्लस C2x और e की पावर mx, m कितना है 1, तो e की पावर x, ये हमारा आ गया CF। तो CF में तो मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, CF तो आप किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं है ना, और प्रैक्टिस जब करेंगे तो PF भी निकाल लेंगे, PF में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, अब हम PF ने PI, चलिए PI निकालते हैं। तो PI, हाँ PI क्या होगा हमारा 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और यहां पर हम लिखेंगे x साइन x को एक साथ लिख रहा हूं मैं और e की पावर x को एक साथ। अब देखो ये फोर्थ केस बन गया, जरा ध्यान से देखिए अगर आप, ये क्या है x का फंक्शन है, v का काम कर रहा है और ये e की पावर ax है, तो सबसे पहले इसमें केस 4 लगाएंगे, केस 5 की बात तो बाद में आएगी, पहले क्या करेंगे केस 4 लगाएंगे। इसमें केस 4 के अकॉर्डिंग e की पावर x को मैं बाहर लाऊंगा और d को रिप्लेस कर दूंगा d प्लस 1 से। देखो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, ध्यान से समझिए इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में यहां पर जो q फोर्थ केस में क्या होता था, जो हमारे पास e की पावर ax इंटू वी और वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर v के प्लेस पर x sin x लिखा है, x का ही तो फंक्शन है, तो x sin x को आप v मान के चलेंगे और ये e की पावर ax हो गया, a की वैल्यू यहां 1 है, तो इस केस में हम करते क्या थे, d को रिप्लेस कर देते थे d प्लस a से, यानी कि यहां पर हम d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 1 से और जो e की पावर ax से ये आ जाएगा लेफ्ट में। तो चलिए इस फोर्थ केस को अप्लाई करते हैं यहां पर, तो PI इज इक्वल टू 1/P
पी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स को लेफ्ट में ले आओ इंटू 1 अपॉन डी प्लस 1, डी को रिप्लेस कर दो डी प्लस 1 से, माइनस 2 डी प्लस 1 एंड प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और देखें कितना आ रहा है, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2d, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1 और x साइन x मेरे पास आ गया। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, 2d से 2d कैंसिल हो गया ये, और ये प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस 2 हो गया, और ये माइनस 2, यानी कि प्लस 1 माइनस 2 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन ई की पावर x, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन x, ये मेरे पास आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है सबको। अब इसके आगे देखो करना क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। इसके आगे अब हमारे पास इसके आगे करने के इसको 3 मेथड है। कितने हैं, 3 मेथड। क्या क्या है, पहला तो ये कि ये x साइन x आ रहा है, केस 5th बन गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा केस नंबर 5 बन गया, x साइन x, है ना, जैसे अभी x cos x किया था। तो एक तो केस नंबर 5 बन गया, उस मेथड से हो जाएगा। दूसरा मेथड 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब है हम इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, x साइन x का। तो आप x साइन x का अगर 2 बार इंटीग्रेशन कर दें, 2 बार इंटीग्रेशन कर दें तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि देखो जब आप x साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, एक तरीका ये है। और एक तरीका आप इसमें केस 5 को अप्लाई कर दें। और एक जो तीसरा मेथड है जो मैंने आपको नहीं कराया है, तो फिलहाल जो कराया उसी की बात करते हैं। हम इसमें केस 5th लगा सकते हैं या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, लेकिन आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए मैं फिलहाल तो हम इसको किससे करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं। क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, इसमें से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको फाइंड आउट करते हैं। इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को मैं आगे लिख लेता हूं और इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, देखो साइन एक्स की जगह लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर आप करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी इसके आगे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। चलिए पहले हम केस 5th के मेथड से करते हैं, इसको कैसे करना है। तो साइन एक्स को रिप्लेस कर दो भाई, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स, और यहां पर साइन एक्स की जगह लिखूंगा मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स। क्योंकि ई की पावर आई एक्स क्यों लिखा, क्योंकि यह साइन एक्स है, साइन ए एक्स नहीं है, ए की वैल्यू 1 है। अब इसके आगे समझिए इसको क्या करना है, बिल्कुल पहले की तरह हम चलेंगे। तो ये तो हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर से पहले मैं इसको बाहर लिख देता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स ई की पावर आई एक्स। ये फिर से 4th केस में कन्वर्ट हो गया, देखो जरा ध्यान से, 4th केस आ गया। तो इसमें 4th केस अप्लाई करेंगे, तो 4th केस अप्लाई करते ही हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स को बाहर निकाल दो, और 1 अपॉन, जब आप ई की पावर आई एक्स को बाहर निकालेंगे, यहां ए की वैल्यू 1 है, तो आप डी को रिप्लेस कर देंगे डी प्लस आई से। तो यहां पर आप लिखेंगे डी प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है ना, कितना आ जाएगा x। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट
ऑफ ई की पावर आई एक्स, ई की पावर आई एक्स। अब यहां जरा ध्यान देंगे, अब ये हमारा कौन सा केस हो गया, थर्ड केस हो गया। थर्ड केस हमें इसमें लगाना है, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें 1 बनाना पड़ेगा। देखो डी की डिग्री तो 1 है, आई की डिग्री 0 है, लोएस्ट डिग्री टर्म आई है, आई को कॉमन ले लो। अब इसमें से जब आई को कॉमन लेंगे तो बाहर आई स्क्वायर आएगा, 1 प्लस डी अपॉन आई। तो मेरे ख्याल से आई स्क्वायर कैसा है सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बार और देख लीजिए इधर, देखिए मान लीजिए यहां पर लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और मैं चाहता हूं कि इस 2 को कॉमन ले लो बाहर। तो देखो जब आप इस 2 को कॉमन लेंगे बाहर, तो अंदर से तो आपने 2 कॉमन लिया, लेकिन जब वो कॉमन आएगा तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो बाहर आएगा 4। बाहर कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, x अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जब स्क्वायर में से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है बाहर आके, है ना। तो यहां पर एक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक जगह मैंने कॉमन लिया था 2, और 2 को कॉमन लेके बाय मिस्टेक बाहर 2 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेना, वो 2 नहीं है 4 है। बात समझ में आ रही है ना। तो हमेशा जब स्क्वायर में से बाहर कॉमन लेते हैं तो जिसको कॉमन लेते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है। चलिए यहां पर हमारे पास ये आ गया आई स्क्वायर 1 प्लस डी अपॉन आई एक्स, ये मेरे पास आया। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 को मैं बाहर लिख देता हूं, और ये जो बचा इसको जब आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका, मतलब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर -2 हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स, और नीचे आ गया -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और जो बचा हुआ पार्ट है इसको ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन आई की होल पावर -2, और बाहर लिखा x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसको यहां पर ओपन करेंगे फॉर्मूला लगा के, बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स की होल पावर -2। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और बाहर x ही है तो आपको केवल पहली 2 टर्म लिखने की जरूरत है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो यहां पर इसको मैं अप्लाई कर देता हूं, तो कितना आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन -1, और अंदर देखिए कितना आ जाएगा। तो यहां पर देखो x की जगह यहां क्या लिखा, d अपॉन आई, तो 1 माइनस 2x यानी कि 2d अपॉन आई, और इससे आगे की टर्म में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डी स्क्वायर आएगा, उसका कोई फायदा नहीं, 0 ही आंसर मिलेगा, और बाहर लिखा x। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहां पर मेरा आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स अपॉन -1, और ये अंदर आएगा x माइनस, देखो ये x 1 में मल्टीप्लाई हुआ x आया, x जब यहाँ d के आगे आएगा यानी कि डिफरेंशिएशन होगा x का, तो 1 ही आएगा, यानी कि ये हमारे पास 2 अपॉन आई आएगा, ये आ गया मेरे पास। अब देखो इसको क्या करना है जरा ध्यान देंगे, देखिए यहां पर 2 अपॉन आई है लेकिन यहां पर आई नहीं है, तो एक काम करो, इस आई को ऊपर लेके जाओ, आयोटा को ऊपर लेके जाओ। कैसे लेके जाएंगे, देखो 2 अपॉन आयोटा है, एक काम करो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड भी कर दो, रेशनलाइजेशन जिसको बोला जाता है। तो ऊपर तो 2i हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है, तो यानी कि -2i। कहने का मतलब यह है कि आप 2 अपॉन आई को -2i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -2i। तो यहां पर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स अपॉन में -1, और इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2i। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब यहां से क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे, अब हम यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे e की पावर आई एक्स की। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 को मैं बाहर ही रखता हूं, तो e की पावर आई ए एक्स, देखो माइनस e की पावर आई एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं cos x प्लस आई साइन एक्स, आई साइन एक्स, ये आ गया e की पावर आई एक्स की वैल्यू, और x प्लस 2i ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ
माइनस को मैं अभी बाहर ही रख रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई करिए। देखिए cos x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x cos x आ जाएगा, cos x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 cos x और i आ जाएगा, प्लस x sin x और i आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 sin x आएगा, ये हमारे पास आएगा। और इसमें इस माइनस के भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए माइनस के मल्टीप्लाई करने के बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स -2 cos x i और -x sin x i और +2 sin x, ये मेरे पास आ जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, इमेजिनरी, इसमें से केवल इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो जरा ध्यान से देखें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। देखो इसको इस बार नहीं लेना क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसको भी नहीं लेना, ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों को लेना, ये इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि यहां पर हमारा जो पी की वैल्यू है ना, इस पार्ट का जो आंसर है हमारा 1/d² x sin x का आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इसको और इसको लेना है, इन दोनों को। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू में, अब यहां पर इमेजिनरी पार्ट जो मैं लिख रहा था बार बार वो हट जाएगा, और ये वैल्यू 1/d² x sin x की होगी, इज इक्वल टू 1/d² x sin x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखना जरा, -2 cos x और -2 cos x और -x sin x -x sin x, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है ना। और इसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ही ले लीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा x sin x + 2 cos x, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो क्या करेंगे, जरा ध्यान देना ना, हमारे पास ये तो इसकी वैल्यू आई, इसको पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें e की पावर x और है ना, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी मिलेगा। और पी क्या होगा, देखो वहां पर e की पावर x तो पहले से ही था, और यहां से ये आ गया, इसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, -x sin x + 2 cos x, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए आगे, ये आ गया पी हमारे पास, क्या आ गया, पी। अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे, पी हमारे पास आ गया, CF हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ना, जनरल सॉल्यूशन देखिए जरा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आप सब जानते हैं क्या होता है, CF + PI, तो y = CF + PI। तो यहां से मेरे पास जो y की वैल्यू, y का आंसर आ जाएगा, देखिए, तो y = यहां पर लिख देता हूं, y = CF कितना था इसका, CF था CF C1 C2x e की पावर x, चलिए C1 + C2x e की पावर x, और यहां पर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि पी माइनस में है, माइनस e की पावर x x sin x + 2 cos x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन हमारा कैसे आया, ठीक है ना। ठीक, चलिए, तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हमने। अच्छा, अब इसके बाद जैसे मैं बात कर रहा था कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते थे। मतलब आपने जो वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, है ना। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कैसे अप्लाई करेंगे, मैं एक बार आपको बता देता हूं इधर साइड में। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको करना चाहते हैं तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप कम हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको ये आसान लगेगा। लेकिन केवल ये अगले आने वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे तो वो आपको टफ लगेगा इससे ज्यादा। देखिए हमारे पास यहां पर था 1/d² x sin x,
एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या करता हूं मैं 1/d इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स लगा देता हूं। अब देखो यहां पर दो फंक्शन है, तो इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। इसको आप मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। तो यहां पर क्या करेंगे आप 1/d और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट यही होता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला, आपको मालूम होगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 1/d एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आप सबको मालूम है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। माइनस देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। अगले स्टेप में आ जाएगा 1/d माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है तो प्लस साइन एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, एक साइकिल पूरी हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप ये जो एक्स कॉस एक्स लिखा है इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, यानी कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/d माइनस एक्स कॉस एक्स, भाई आप इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस साइन एक्स dx। अब आप इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा एज इट इज, है ना। 3-4 स्टेप और बाकी हैं, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसान लगेगा, आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन में अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे अगले आने वाला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके आगे आप दोबारा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो और इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यही आ जाएगा जो हमारा यहां पर आया था एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि कैसे इसका आंसर आएगा, है ना। तो चलिए मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखिए कि आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं, और बुक में कई जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही दिया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर e की पावर 2x और साइन 2x। देखिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आना चाहिए, और जो केस फिफ्थ में मेथड यूज कर रहा है वो भी आना चाहिए, दोनों आपको आने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आना चाहिए। तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू 8x स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x। चलिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना, पहले CF निकालते हैं, जिसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करें। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर। बाकी आप कैलकुलेटर से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब यहां से d की 2 वैल्यू आएंगी, d माइनस 2, d माइनस 2। कैलकुलेटर में एक ही बार 2 आता है, ध्यान रखना। तो अगर कैलकुलेटर में एक ही बार 2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू 2 है। तो यहां से d की वैल्यू आ गई 2,2, तो CF आ जाएगा C1 प्लस C2 x और e की पावर 2x। अब हम निकालते हैं PI। CF के बाद हमें निकालना है PI। अब जरा ध्यान से देखें, तो PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y, और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर e की पावर 2x और साइन 2x। अब जरा ध्यान दें, देखो यहां से पहले 8 को तो बाहर कर देता हूं,
तो पी आई इज इक्वल टू 8 इंटू 1/d² माइनस, अच्छा d² माइनस, इसको हम एक काम करते हैं क्योंकि यहाँ e की पावर में भी 2x है, इसको हम d-2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, और ये हमारे पास बचा x² और sin 2x, इसको एक साथ लिख लेते हैं, और यहां पर e की पावर 2x। तो पहले इसमें फोर्थ केस अप्लाई करेंगे क्योंकि ये v का काम कर रहा है और ये e की पावर 2x लिखा है। तो इसमें फोर्थ केस जब आप अप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, e की पावर 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे, तो पी आई इज इक्वल टू 8 e की पावर 2x लेफ्ट में आ गया। तो अब d को रिप्लेस कर देंगे d+2 से, तो d की जगह पर d+2 लिखेंगे, तो d+2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास बचेगा x² sin x। चलिए, अब इसके बाद देखिए आप, पी आई इज इक्वल टू 8 e की पावर 2x इंटू, देखो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/d² बचेगा, तो 1/d² x² sin x, x² sin x। चलिए, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें जो ये वाला पार्ट है, अब अगेन इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, कितने मेथड है, दो मेथड, तीन नहीं है इस बार। तीन क्यों नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो तीसरा मेथड जो मैंने नहीं कराया वो मेथड यहां पर नहीं अप्लाई हो सकता, इसीलिए उस मेथड को हमने नहीं किया, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्यों हम एक एक्स्ट्रा केस पढ़ें। तो ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है यहां से, एक तो आप केस नंबर 5 का मेथड लगाएं और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। अब दोनों को कंपेयर करें कि कौन सा आसान होगा। तो देखिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, उसमें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसान था एज कंपेयर टू 5th केस, लेकिन इस क्वेश्चन में 5th केस आसान है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा सा टफ पड़ेगा। यहां पर क्यों टफ पड़ेगा, क्योंकि यहां x² है, जब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो पिछले क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2-3 बार लगाना पड़ा था, देखो इसमें भी 2-3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको 5-6 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये लेंथी भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, लेंथी तो लगभग बराबर ही रहेगा दोनों तरह से, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको केस 5 से सॉल्व करना आसान है। बाकी आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको केस 5 से भी सॉल्व करके देख सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं, इससे आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं यहां पर केस 5 लगा रहा हूं, आप इसको अपने आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक बार रफ कॉपी में करके देखें कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो चलिए, मैं यहां से इस पार्ट को उठा लेता हूं और इस पार्ट को हम आगे चल के सॉल्व करते हैं। तो 1/d² x² sin 2x, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। x² sin 2x है शायद यहां पर ना, हाँ sin 2x, तो ये 2 है यहां पर, 2 और 2, x² sin 2x है ना, हमने d को d+2 से रिप्लेस किया है, ध्यान रखना, sin 2x। चले, अब जरा आगे ध्यान दें, देखिए, तो x² sin 2x, अब मुझे क्या करना है, sin 2x को रिप्लेस कर देना है, 1/d², 1/d² x², sin x का कौन सा पार्ट है फॉर्मूले का, इमेजिनरी पार्ट है, तो यहां पर आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर में a कितना है यहां पर, देखो यहां पर a जो है वो 2 है, तो e की पावर i 2 आएगा, i, देखिए ध्यान देना जरा, यहां पर e की पावर में हमारा i a x होता है, a की जगह यहां 2 है तो i 2x आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ i 2x। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं, चलिए देखिए, तो 1/d², सबसे पहले मैं इमेजिनरी पार्ट को बाहर लिख देता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d², देखिए सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, 1/d² x² e की पावर i 2x, ये मेरे पास है। यहां पर a की वैल्यू 2i है, ध्यान रखना, a की वैल्यू कितनी है, 2i,
तो ये हमारा केस फोर्थ में कन्वर्ट हो गया। अब इसको केस थर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2ix, मैंने बाहर निकाल दिया है ना, e की पावर 2ix को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन, अब देखो d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 2i से, d प्लस 2i का होल स्क्वायर और साइन 2x, ये आ जाएगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसा है। चलिए देखिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इन इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix और ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको देखिए जरा ध्यान से, ये साइन, एक मिनट में, यहां पर साइन नहीं आएगा, यहां पर x आएगा, है ना, यहां पर, हाँ, यहां पर e की पावर i2x बाहर आ गया और साइन x के प्लेस पर हमने लिखा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर ix, इसको हमने बाहर ले लिया। तो यहां पर अब हमारे पास बचेगा, यहां पर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन डी प्लस 2i का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। चल देखिए, तो यहां पर अब हमारे पास जो आया d प्लस 2i का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब ये हमारा केस थर्ड का क्वेश्चन बन गया, केस थर्ड। अब यहां पर देखिए आगे नेक्स्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix। अब यहां पर जरा ध्यान दें, ये d प्लस 2i है, तो इसको एक काम करेंगे, थर्ड केस बन चुका है, तो इसको हम 1 प्लस एफ डी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, नीचे से 2i को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यही लोवेस्ट डिग्री टर्म है। 2i को जब कॉमन लेंगे तो बाहर आके 4i स्क्वायर बन जाएगा, 2i का होल स्क्वायर 4i स्क्वायर, और यहां बचेगा 1 प्लस डी अपॉन 2i का होल स्क्वायर और इनटू एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहां से अब हम अप्लाई करेंगे इसमें केस नंबर, मतलब अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए बाइनोमियल थ्योरम ना, अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा, देखो 4i स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो यहां पर 4i स्क्वायर, अब ये पार्ट बचा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा 1 प्लस डी अपॉन 2i की होल पावर -2 और बाहर लिखा है एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए जल्दी से, यहां पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix अपॉन -4 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखें, इसमें बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करें, देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा 1 प्लस x की होल पावर -2, 1 -2x प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है बाहर, तो यहीं तक लगाना है हमें बस। तो यहां पर जरा ध्यान दें, 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2 यानी कि 2d अपॉन 2i हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x हो गया, x की जगह d अपॉन 2i, उसके बाद प्लस 3 आ गया, एक्स स्क्वायर यानी कि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन 4i स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4i स्क्वायर, और आगे डैश डैश लिख सकते हैं और बाहर में आएगा एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, इन इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i2x अपॉन -4, और यहां पर देखिए 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, d अपॉन i, यहां पर i स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा -3d स्क्वायर अपॉन 4 और बाहर लिखा है एक्स स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i2x अपॉन -4, देखो ये नीचे i लिखा है, इस i को मैं ऊपर लेके जाता हूं, क्यों ले जा रहा हूं ऊपर, क्योंकि नीचे इसका कोई फायदा नहीं, नीचे कोई और i है नहीं कि 1 बन जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1,
जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में डी आई हो जाएगा। कैसे? आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर डी आई हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर माइनस वन होगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। और माइनस में 3d² / 4x²। अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो यहां से हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i 2x / -4। देखो x² आएगा यहां पर, प्लस देखो d x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये 2xi आ जाएगा आयोटा, माइनस x² का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, d² है तो 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 / 4, तो 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो यहां से वैल्यू मिलेगी वो देखिए कितनी होगी। तो नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i 2x / -4 और ब्रैकेट में कितना है देखें। एक काम करता हूं, देखो ये 3/2 है तो 3/2 भी रियल पार्ट है, x² भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट को एक साथ लिख लेता हूं, x² - 3/2, x² - 3/2 इतना ही था। x² - 3/2 प्लस 2xi प्लस 2xi, तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, e⁻i 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको मैं बाहर ही रखता हूं -1/4 को भी, और अंदर देखिए कितना आ जाएगा। यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos x प्लस cos x नहीं प्लस cos 2x प्लस i sin 2x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, है ना। ये तो देखिए e⁻i cos 2x की वैल्यू हो गई ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये है x² - 3/2, ये रियल पार्ट है, और प्लस 2xi ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी और उसकी जगह वैल्यू वहां पर रख दी। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, इसको ऐसे लिखते हैं -1/4। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। यहां से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, -1/4 को अभी बाहर ही रखते हैं, -1/4, और यहां पर देखो cos 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, चलिए देखिए यहां पर -1/4 को बाहर ही रखना है, -1/4 को बाहर रखेंगे और देखिए कितनी वैल्यू मिलेगी। -1/4 को बाहर, इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 3/2 cos 2x इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो ये तो हमारा आंसर में आएगा भी नहीं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो प्लस 2x cos 2x i, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो प्लस में x² - 3/2 sin 2x i, केवल मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इस फैक्टर का इस फैक्टर का, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए i × i² हो जाएगा, i² की वैल्यू माइनस होती है तो -2x और sin 2x, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। चल ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब ये -4 इन सबके साथ में मल्टीप्लाई में है, -4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, -1/4। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है। देखो ये तो है रियल पार्ट, एक ये है इमेजिनरी पार्ट और एक ये है इमेजिनरी पार्ट, ये भी है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को छोड़ दें, इमेजिनरी पार्ट को ले लें तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, -1/4 2x cos x, और यहां से प्लस x² - 3/2 sin 2x, ये यहां से मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो यहां पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, -1/4 2x cos x प्लस ये 2x²
-3 अपॉन में 2 और साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। देखो यहां पर अंदर वाला में इसका और इसका एलसीएम ले लूं तो 4x cos x हो जाएगा, यानी कि इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो -1/4 बाहर है, अंदर मैंने एलसीएम ले लिया 2, तो 2 एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 4x cos 2x प्लस 2x स्क्वायर -3 sin 2x और -4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 बाहर आ जाएगा। तो अब आगे देखें, -1/8 देखिए, -1/8 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, जरा अंदर ध्यान दें, -1/8 यहां पर बचेगा 4 cos 2x प्लस 4 cos 2x प्लस 2x स्क्वायर -3, यही है 2x स्क्वायर -3 sin 2x। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊं, मल्टीप्लाई करूं, तो देखो अंदर ले जाते हैं इसको, माइनस को केवल, तो 1/8, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 cos 2x और माइनस का 2x स्क्वायर -3 sin 2x। और थोड़ा सा इसको सही करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8। देखो इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं तो ये -2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो इस टर्म को प्लस में लिख, ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 2x स्क्वायर। कैसे आया समझ में आ रहा है, इस माइनस को अंदर ले जाओ, -2x स्क्वायर और ये +3, तो 3 - 2x स्क्वायर हो जाएगा sin 2x, और यहां इसको लिख दो बाद में 4 cos 2x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, 1/d स्क्वायर x स्क्वायर sin 2x की वैल्यू आ गई। तो 1/d स्क्वायर x स्क्वायर sin 2x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है ना, चलिए अब इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब जरा 1 इक्वेशन क्या आती है हमें उस पर ध्यान देता है, पी इज इक्वल टू, देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 1, इसमें 8e की पावर 2x पहले से था, इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो 8e की पावर 2x, 8e की पावर 2x इंटू, अब इसको लिख दीजिए 1/8 3 - 2x स्क्वायर sin 2x -4 cos 2x। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पी की जो वैल्यू आ गई, पी इज इक्वल टू e की पावर 2x और ब्रैकेट में आएगा 3 - 2x स्क्वायर sin 2x -4 cos 2x। ये हमारा यहां से आ गया पी ना। अब पी आ गया तो जनरल सॉल्यूशन तो आप जानते हैं कैसे लिखना है ना, जनरल सॉल्यूशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा y इक्वल टू CF प्लस PI, और यहां से y इज इक्वल टू CF कितना था, C1 प्लस C2x, और कितना आया था, e की पावर 2x था शायद, हाँ e की पावर 2x, चलिए e की पावर 2x प्लस PI हमारे पास ये आ ही गया है, e की पावर 2x ब्रैकेट में 3 - 2x स्क्वायर देखिए 3 - 2x स्क्वायर sin 2x, और माइनस में नीचे लिख देता हूं, माइनस में 4 cos 2x, तो यहां से ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम।
तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और कुछ यहां पर नहीं है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस स्टेप ज्यादा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपकी नेक्स्ट डीपीपी है, डीपीपी नंबर 8, डीपीपी को आप जरूर सॉल्व करते रहें, सॉल्यूशन मैं वहां पर रेगुलरली अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, तो जो डीपीपी आपकी हो चुकी है उनको आप क्रॉस चेक कर ले सॉल्यूशन, जिनका सॉल्यूशन अभी नहीं मिला उनका सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो यहां डीपीपी नंबर 8 में पहला क्वेश्चन देखो, अगर पहला क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कराया है, जो मैंने आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी के जैसा है, वहां पर x cos x था, यहां पर sin x है। हाँ, थोड़ी सी लेफ्ट साइड में वहां प्लस था, यहां माइनस है, थोड़ा सा आंसर में चेंज आएगा। अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं तो इसका आंसर वैसे ही आएगा, बिल्कुल ये एज इट इज पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। बस पहले क्वेश्चन में रियल पार्ट लिखा था आंसर में, इसमें इमेजिनरी लिख देंगे, लेकिन यहां पर माइनस है, थोड़ा सा अलग आएगा ना। एक्स ई की पावर, ये मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था एज इट इज उसी के जैसा है, बस साइन कॉस की, साइन की जगह क्या आ गया, कॉस आ गया। और जो थर्ड वाला है ये एज इट इज थर्ड के जैसा है, कुछ अंतर नहीं है, बस वहां पर e की पावर 2x था, यहां पर e की पावर -x है, यानी कि वहां a की वैल्यू 2 थी, यहां a की वैल्यू -1 है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, यानी कि 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और एज इट इज उन्हीं के जैसे 3 मैंने आपको डीपीपी में दिए। तो इन अगर 6 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे अपने आप, तो ये केस आपका एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा और इस कोर्स का फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हमारे 5 केस कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारा एक लास्ट केस बचा है जो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एलडीई के हमारे टोटल 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, कल हमारा 8th लेक्चर होगा एलडीई का। तो एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारा 8 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बात समझ में आ रही। और यूनिट 1 के हमारा कितने लेक्चर हो चुके हैं, 8th हो चुके हैं, कल हमारा 9th होगा। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट केस नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।